लेकिन इस वक्त सुर्खियां हैं डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान और खबर यही है कि जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि मेरे कार्यकाल में युद्ध नहीं हुआ, मैं युद्ध रोकने आया हूं, हमने आईएसआईएस को भी हराया है। मनीष, इस बारे में आपसे सवाल करूंगी। बात अगर युद्ध की हो रही है तो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से युद्ध पर असर की भी इंफॉर्मेशन वॉल पर चर्चा, क्योंकि मिडिल ईस्ट के साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध के क्षेत्र में उनका जो पक्ष रहा है, उनके जो बयान सामने आए हैं, उस आधार पर मनीष से सवाल करने से पहले जानिए कैसे ईरान पर इजरायली हमले के वो पक्षधर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह कि 2015 में ईरान के परमाणु समझौते से यूएस को अलग भी किया और यूक्रेन को अमेरिकी मदद की आलोचना भी की गई है। हालांकि नेटो से अलग होने के सबसे बड़े समर्थक जिस तरीके से वो रहे हैं, फैसले के तौर पर भी इसका असर देखने को क्या मिलेगा आने वाले वक्त पर, इस पर नजर रहेगी। इजरायल को मजबूत करने के वो समर्थक रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते वो इजरायल को और ज्यादा मजबूत करते हैं तो क्या अगला कदम हो सकता है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन युद्ध रुक सकता है, युद्ध रुकवा कर रहूंगा। मेरे कार्यकाल में इससे पहले कभी भी युद्ध नहीं हुआ। अब अगर यह संभव होता हुआ नजर आएगा तो कैसे? मनीष, यही एक सबसे बड़ा सवाल। देखिए, इतिहास में अगर आप देखें तो सीनियर बुश ने 90 के दशक में इराक और सद्दाम हुसैन के खिलाफ जंग शुरू किया। उनके बेटे जूनियर बुश ने अफगानिस्तान के खिलाफ जब 9/11 हुआ तब जंग शुरू किया था। क्लिंटन के समय में युगोस्लाविया कोसोवो मामले में हमने जंग होते हुए देखा। बराक ओबामा के समय में सीरिया या लीबिया के खिलाफ जो एक्शन हुआ वो हमने देखा। और बाइडेन के समय में तो खैर हालत ऐसी हो गई थी कि एक बार दुनिया खत्म होने की नौबत आ ही गई थी, जब लगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध बढ़कर सीधे रूस और नाटो का युद्ध ना हो जाए और तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। इस बीच में सही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं इस पूरी परंपरा में जिन्होंने कोई नया मोर्चा नहीं खोला। हाँ, ये बात वो कह सकते हैं कि वो चाहते तो अपने समय में ही वो अफगानिस्तान से सेना को वापस ला सकते थे, बल्कि जब अफगानिस्तान से सेना जिस तरह से भागी, अमेरिकी सेना भागी, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार बाइडेन की आलोचना करते रहे कि नाक कटवा दी है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे तो जरूर कि नोबेल का शांति पुरस्कार उनको मिल जाए और वो रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करा दें। और चूंकि उस युद्ध को खत्म कराने के लिए पुतिन तैयार ही बैठे हुए हैं, और ऐसे में करना क्या है, दूध में से मक्खी की तरह से जेलेंस्की को बाहर निकालना है और फिर हो गई शांति, और फिर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप गले मिल जाएंगे और फिर जेलेंस्की जैसे आप कह सकते हैं कि पौन की जो स्थिति होती है वही होगी। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप शांति के मसीहा है? तो नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनके लिए एक और किरदार बैठा हुआ है। इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू से लगातार वो संपर्क में थे, पूर्व राष्ट्रपति होने के बावजूद। नेतन्याहू को बाइडेन काफी दबाव बनाए रखते थे, नियंत्रण बनाए रखते थे, लेकिन उन्होंने सह दी कि तुम आगे बढ़ो, मैं राष्ट्रपति बनूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं आपको कह सकता हूं, मुझे जैसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की शपथ लेने से पहले व्हाइट हाउस में आपको सिचुएशन रूम में बैठे दिखाई देंगे। इस बीच में इतना युद्ध हो जाएगा कि परंपरा के मुताबिक उनको बुलाया जाएगा कि बताइए करना क्या है। अगर ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है, इस हालात को देखते हुए, मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए क्या रणनीति अपनाई जाती है ट्रंप की, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन एक सवाल प्रोफेसर अमिताभ आपसे, जो मैंने मनीष से बात की, अगर रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए आज की ये खबर जेलेंस्की के लिए एक बड़ा झटका है, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हो, ताकि एक सॉल्यूशन की तरफ टेबल पर आकर नेगोशिएशंस को देखते हुए एक फैसला हो? नहीं, बिल्कुल बात नहीं होगी। जिस तरह के पॉलिटिकल माहौल से ये दोनों इलेक्शन जीत के आए हैं ट्रंप, आप देखेंगे कि इसमें बातचीत करने का कोई स्कोप नहीं है। और इसके पहले भी हमने देखा है 2020 के में जब चुनाव ये हार गए थे, मतलब जीत गए थे बाइडेन, तो उन्होंने चाइना के प्रति ट्रंप ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे। उसके पहले भी 2016 में जब बराक ओबामा के बाद जब ये चुने गए थे, उस समय बराक ओबामा ने चाइना के खिलाफ बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे। तो ये सारी चीजें इसके समय भी लगी। और मनीष ने बहुत अच्छा कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू विल बी द पर्सन टू वॉच। अभी आपने देखा बेंजामिन नेतन्याहू ने योआव गलांट, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है, उनको हटाया, और उसकी टाइमिंग भी वैसी ही थी, क्योंकि वो चाहते थे कि ये वॉर और एग्रेसिव हो। और योआव गलांट का जो स्टैंड था, उसको देखते हुए ये भी लग रहा था कि आने वाले समय में योआव गलांट उनके बहुत बड़े कंपेटिटर बन सकते थे। और इसको इन्होंने डिस्क्रेडिट करने के लिए ऐसे समय में हटाया जबकि सारा ध्यान इस समय यूएस इलेक्शन पे था। और डोनाल्ड ट्रंप का अगर हिस्ट्री देखें
तो आप पाएंगे कि ईस्ट जेरूसलम को कैपिटल इन्होंने बनाया था, जो पिछले 100 साल, पिछले 48 से जब से इजराइल बना है, ये डिमांड होता रहा है कि ईस्ट जेरूसलम को उसका कैपिटल बना जाए। और खासकर 67 के बाद जब जेरूसलम को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया इजराइल ने, उसको सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने इंप्लीमेंट किया था। तो जाहिर है बेंयामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप आपस में उनकी काफी अच्छी रहेगी। और जिस तरह, और ये दोनों के पॉलिटिकल सर्वाइवल, खासकर बेंयामिन नेतन्याहू के पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। और ईरान के प्रति ट्रंप का जितना गुस्सा है, अगर 2020 मैं में यही आप सवाल आगे करना चाह रही थी सुलेमानी, मनीष से सर, कि अगर आज की ये बड़ी खबर जेलेंस्की के लिए एक बड़ा झटका है, तो ईरान को देखते हुए कितना बड़ा झटका, और आज का ये फैसला, क्योंकि जिस तरीके से हमेशा ईरान के खिलाफ ये रहे हैं, आज अगर नेतन्याहू को ऐसे में फ्री हैंड मिलता है और उसकी न्यूक्लियर तैयारी को देखते हुए सीधे उसे टारगेट किया जाता है, तो संकेत अच्छे नहीं है मनीष? देखिए, ईरान दरअसल उस रेसिस्टेंस की परंपरा का आखिरी टारगेट है और इसलिए ईरान के खिलाफ ये जंग होगा। और अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में कोई जंग नहीं हुई है, तो वो रिकॉर्ड भी उनका टूट जाएगा इस कार्यकाल में। इस कार्यकाल में ये जंग होगा। बस खाली वो कहेंगे कि ये जंग मैंने नहीं किया, ये जंग तो नेतन्याहू ने किया था और इजराइल का पार्टनर होने के नाते हमने उनका साथ दिया। लेकिन ये बात तय है कि अब अगला टारगेट ईरान ही होना है और उसी की सारी तैयारी हो गई है। दूसरी बात देखिए, अमेरिका के तमाम हथियार कंपनी जो है वो जिस तरीके से इस पूरे युद्ध में एक किरदार के तौर पर है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाएंगे कि अगर आप यूक्रेन में युद्ध बंद करा देंगे और मध्यपुर में भी युद्ध बंद करा देंगे, तो हम क्या साग सब्जी बेचने लगे? हमें भी तो हथियार बेचना है, तो हमें भी तो कोई युद्ध का मोर्चा चाहिए। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए मिडिल ईस्ट ज्यादा सूट करता है, उनकी मुस्लिम विरोधी नीतियों की वजह से हो, या इजराइल के समर्थन वाली नीति की वजह से हो, या ईरान के खिलाफ गुस्से की वजह से। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अभी जो बाइडेन के कार्यकाल में जिस तरीके से मध्यपुर के हालात में जो डिप्लॉयमेंट्स और तैनाती की गई है मनीष, पिछले कुछ घंटों पहले तो हम इसी लिहाज से भी इस हालात की चर्चा कर रहे थे